नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ एमए प्रथम वर्ष का तृतीय प्रश्न पत्र उपभोक्ता अर्थशास्त्र। जी हाँ, कंज्यूमर इकोनॉमिक्स, जिसमें से मैंने आज का प्रश्न आप सभी के लिए लिया है वो है उपभोक्ता की समस्याओं का मुख्य कारण। जी हाँ, उपभोक्ता की समस्याओं का मुख्य कारण क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे। और यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा आप सभी के लिए। और जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट अवश्य करें। आगे देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा नंबर 1 पे, शिक्षा की कमी। जी हाँ, जिन जिन उपभोक्ता को शिक्षा की कमी होगी वो उपभोक्ता शिक्षा की कमी के कारण क्या करते हैं, क्रय किए गए सामान के बिल का महत्व नहीं जानते हैं। थोड़े से पैसे बचाने के लिए फिर वह बिल लेता नहीं। उस बिल के अभाव में उपभोक्ता सामान सही न होने के कारण शिकायत भी नहीं कर सकता है। जी हाँ, और नंबर हमारा 2 है असंगठित उपभोक्ता। जी हाँ, उपभोक्ता रोज की जिंदगी की भागदौड़ से इस तरह व्यस्त रहता है कि किसी वह अन्य उपभोक्ताओं से मिलकर संगठन भी नहीं कर सकता और किसी वस्तु के बारे में चर्चा भी नहीं कर सकता। अतः वह उपभोक्ता फोरम अर्थात कंज्यूमर ऑफिस जो होता है, जहाँ पर हम लोग उपभोक्ता शिकायत करते हैं, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाता है और वह अपनी शिकायत भी नहीं कर पाता है। और नंबर 3 है हमारा बच्चों, उपभोक्ता में सामान्य जागरूकता की कमी। जी हाँ, सामान्य जागरूकता की कमी पाई जाती है उपभोक्ता में। जिन उपभोक्ता में वो क्या करते हैं, वे बाजार तथा किसी कारण कमी के कारण क्या करते हैं, बाजार तथा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की विस्तृत जानकारी नहीं रखते और बाजार मूल्य का ज्ञान नहीं होता है। इसके कारण जागरूकता की कमी होती है। तो इसी के कारण क्या उदासीनता का कारण बनते हैं और विक्रेता को शिकायत भी नहीं कर पाते हैं। और हमारा आगे है बच्चों, एक उपभोक्ता को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी, मुख्य कारण तो हमारे ये 3 थे। इसके बाद किन किन कारणों का समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं डिटेल में। जैसा कि नंबर 1 है हमारा मिलावट। जी हाँ, मिलावट के कारण भी हमारा क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं उपभोक्ता को, जिससे कई बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे आगे देखते हैं हम लोग बच्चों, जैसे कि किन किन वस्तुओं में या खाद्य पदार्थों में जैसे मिलावट की जाती है, इनके बारे में जानते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप सब देख पा रहे हैं, नंबर 1, सरसों के तेल में धतूरे का तेल मिलाना या सरसों के तेल में अलसी या रेपसीड का तेल मिलाना। और नंबर 2 है हमारा मूंगफली के तेल में रेपसीड या सोयाबीन का तेल मिलाना और मूंगफली के तेल में आरंडी का तेल मिलाना। और नंबर 3 है अरहर की दाल में केशारी की दाल मिलाना, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, जिसके कारण क्या होता है, लैथरिज्म हो जाता है। ये मोस्ट है बच्चों, नेट में पूछा गया था, क्योंकि अरहर की दाल में केसारी की दाल मिलाना जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इससे क्या होता है, जिसके प्रयोग से क्या हो जाता है, हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, लैथरिज्म हो जाती है। इसी प्रकार बेसन में तेवड़ा मिलाना मिलावट का एक रूप है। और नंबर 4 है काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाना। जी हाँ बच्चों, आप सब पपीते का बीज उठाकर देखें, अगर पपीते का बीज सूख जाता है तो वो बिल्कुल ही काली मिर्च जैसा लगता है, पर हमें पता नहीं चलता है। जब हम उसको यूज करते हैं तो पता चलता है कि ये तो पपीते का बीज इसमें मिला हुआ है। चांदी के वर्क के स्थान पर एल्युमिनियम के वर्क का प्रयोग करना। जी हाँ बच्चों, मिठाइयों पर अक्सर चांदी के वर्क का प्रयोग होता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम क्या मिलावट के कारण क्या हो रहा है, एल्युमिनियम के वर्क का प्रयोग करते हैं। और चाय पत्ती में चने या काजू के छिलके डालकर जलाकर रंगा बुरादा मिलाना या प्रयोग की गई चाय पत्ती को सुखाकर पुनः से उसी चाय पत्ती में मिलाकर बेचना भी ये हमारे मिलावट के अंतर्गत आता है। इसके उपरांत नंबर 7 है लौंग से तेल निकालकर उस रंगहीन सूखे लौंग को बेचना या अन्य लोगों में मिलाकर बेचना, ये भी होता है। और 8 है शराब में मेथिली अल्कोहल मिलाना। ये बहुत ही हानिकारक है, शराब में मेथिली अल्कोहल मिला करके ही सब एक बहुत बड़ी घटना हो रही है, क्योंकि अधिक लोग शराब पीते हैं, जिससे कुछ जनसंख्या में अगर देखा जाए
तो ऐसी भी लोग हैं जो शराब के कारण ही मृत्यु प्राप्त करते हैं। नंबर 9 है दालों, गेहूँ तथा चावल में वजन बढ़ाने के लिए क्या क्या मिलाना? कंकड़ मिलाना। और नंबर 10 है हींग में रेसिन मिलाना। जी हाँ बच्चों, हींग में रेसिन मिला देते हैं, जिसके कारण भी हींग हींग का वजन बढ़ जाता है और महक भी बढ़ जाती है। तो ये भी हमारे लिए हानिकारक ही होता है। तो आगे देखते हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे देखते हैं, हमारा नंबर 2 है दोषयुक्त माप एवं भार। जी हाँ बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने इससे पहले वीडियो में इसके बारे में, मैट्रिक प्रणाली के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। एक समय देखते हैं, एक समय सन 1939 की बात करते हैं। 1939 में क्या होता था, भारत देश में अलग अलग राज्यों में मापतौल की अलग अलग इकाइयाँ होती थी, जिसके कारण 28 मार्च सन 1939 में क्या हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ वेट एक्ट पारित हुआ। स्टैंडर्ड ऑफ वेट एक्ट कब पारित हुआ था? सन 1939 में। किस तारीख को? 28 मार्च को। इसके तहत संपूर्ण देश में नापने हेतु तो 1 से इकाइयों का प्रयोग किया जाने लगा। पूरे देश में इस स्टैंडर्ड ऑफ वेट एक्ट के द्वारा ही पूरे देश में नापने की 1 ही इकाइयाँ प्रयोग में लाई जाने लगी, किंतु नियम पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। इस होने से 3 वर्ष का समय लग गया था। 3 वर्ष के बाद 1 जुलाई सन 1942 में यह नियम प्रभावी हो गया। अभी तक नापने हेतु सेर, छटाक, पाव, रत्ती, कहीं ग्राम, कहीं किलोग्राम, कहीं पसेरी, गज, इंच का प्रयोग होता था। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ वेट एक्ट ने बनने के बाद समस्त देश में ठोस, तरल तथा अन्य वस्तुओं को नापने की मैट्रिक प्रणाली होती या प्रयोग प्रारंभ हो गया। इस एक्ट के अनुसार एक से नापने की प्रणाली विकसित होने पर उत्पादक वर्ग ने उपभोक्ता को ठगने तथा उसके शोषण के नए तरीके ढूंढ लिए। जी हाँ, इस एक्ट के पारित होने के बाद भी जो ठग थे, उपभोक्ता को ठगने के लिए नए तरीके ढूंढ लिए। किस तरह से? इन तरीकों से वे उपभोक्ता अधिक ठगे जाते थे जिनके पास सामान्य जागरूकता नहीं होती थी, जागरूकता की कमी होती थी। कई बार अक्लमंद उपभोक्ता भी गलत दोषयुक्त भार के कारण ठग जाते थे। गलत दोषयुक्त भार के वे तरीके जो प्रायः देखने में आते हैं, जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, प्रायः दोषयुक्त अक्सर तो आप सब देखते होंगे कि यदि कई दुकानदार ऐसे होते हैं जो किलो में वजन नापते हैं और उसके साथ सेर का बाट प्रयोग करते हैं, और उस सेर का बाट का कितना होता है, 900 ग्राम के बराबर उसका वजन होता है, और 100 ग्राम के लिए एक टुकड़ा रख देते हैं पत्थर का। तो इससे क्या होता है, उपभोक्ता की क्या होती, उदासीनता होती है, क्योंकि पत्थर का वजन नहीं जानना चाहती है। और ऐसा भी देखा जाता है कुछ जगह, जैसे कपड़े हैं, कपड़े लेने जाते हैं आप लोग, तो कपड़ा नापते समय प्रयुक्त मीटर को क्या करता है वो दुकानदार, वो कपड़ा खींच कर नापता है। इसके उपरांत क्या होता है, कपड़े यदि हम लोग घर पर नापते हैं कपड़ा, तो 2 से 3 सेंटीमीटर कम हो जाता है। यदि कपड़ा खींच के नापेंगे तो वो खींचने से थोड़ा तनाव होगा। ये भी हमारे उपभोक्ता को ठगने की एक प्रक्रिया है जो दुकानदार ठग में करते हैं। और पैकिंग के द्वारा भी, पैकिंग में ही वस्तु की सही मात्रा नहीं होती है अंकित, जिसके कारण भी उपभोक्ता ठगे जाते हैं। ये सभी हमारे मिलावट के कारण होते हैं। अब हम लोग देखते हैं बाजार में व्याप्त भ्रष्टाचार के विभिन्न प्रकार। हाँ बच्चों, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आगे देखते हैं बाजार में व्याप्त भ्रष्टाचार के विभिन्न प्रकार। क्या क्या भ्रष्टाचार है हमारे बाजार में, देखते हैं। है भ्रामक विज्ञापन। जी हाँ बच्चों, भ्रामक विज्ञापन तो बहुत है, क्योंकि विज्ञापन वस्तुओं की सही जानकारी नहीं देता है, उपभोक्ता तक पहुँचाते हैं, जानकारी देता भी है जानकारी, और गलत भी जानकारी देता है, उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं, और प्रसार हेतु ये सारे कार्य होते हैं उत्पादनकर्ता के द्वारा किए जाते हैं। और नंबर 2 हमारा निम्न स्तरीय वस्तुएं। जैसे निम्न स्तरीय वस्तुएं जो बाद में बाजार में आती हैं, इसमें भी शक नहीं है, क्योंकि जो बाजार में बाद में आती हैं वह उस स्तरीय वस्तुएं होती हैं कि अधिक अच्छी दिखाई देती हैं, लेकिन इनके स्तरीय गुणों की तुलना की जाए वास्तविक सामने आती हैं, तो यह नंबर 2 की वस्तुएं होती हैं। जो हमारी नंबर 2 की वस्तुएं होती हैं वही ही हमारी निम्न स्तरीय वस्तुएं कहलाती हैं। और हमारा नंबर 7 है वस्तुओं की
अपर्याप्त पूर्ति। जब हम मार्केट में वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति होने लगती है तो हमारी मिलावट होने लगती है। जैसे कि सरकारी नीतियों के कारण अचानक बाजार में वस्तुएं गायब हो जाती हैं, तो क्या होता है, वस्तुओं पर बढ़ने की संभावना सरकार की आयात निर्यात नीति इससे स्पष्ट न होने पर भी क्या होता है, जमाखोरी की प्रवृत्ति उपभोक्ता तथा व्यापारी वर्ग दोनों में होती है और इससे दाम बढ़ने लग की आशंका होती है और अनावश्यक मात्रा में वस्तुएं खरीद कर जमा करने लगता है व्यक्ति, और फिर जिससे पूर्ति में बाधा होती है और वही जमाखोरी कर बाजार में वस्तुओं की कृत्रिम कमी दिखाकर भाव बढ़ाकर उसका लाभ उठाते हैं। ये भी हमारी क्या होती है, उपभोक्ता के लिए। और कई बार होता है कि प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं। इसके कारण क्या होता है, विभाग में हड़ताल हो जाती है, परिवहन विभाग, और गोदामों की उचित व्यवस्था न होने के कारण क्या होता है, वस्तु की अपर्याप्त आपूर्ति हो जाती है, जिससे हमारी महंगाई बढ़ जाती है और इससे भी उपभोक्ता ठगे जाते हैं। और नंबर है गलत चिन्ह तथा लेबल का प्रयोग। जी हाँ, गलत चिन्ह तथा लेबल का प्रयोग होने से भी क्या होता है, उपभोक्ता ठगे जाते हैं, उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। जैसे कि देखते हैं, ऊन, जब आप लोग ऊन खरीदने जाते हैं तो शुद्ध ऊन के ऊपर एक लेबल होता है, गोले के ऊपर जो सिलाइयाँ होती हैं, उस पे सिलाइयाँ होती हैं। कई उत्पादनकर्ता इसका गलत ढंग से प्रयोग करते हैं। कई उत्पादनकर्ता शुद्ध ऊन न होने पर भी इसी निशान का प्रयोग करते हैं। तो कुछ उत्पादनकर्ता उनके गोले के अंदर नहीं, पास में दो सिलाइयाँ बना देते हैं। उपभोक्ता जल्दी से ही इन बातों पर ध्यान नहीं देता है और वह ठगा जाता है। इस कारण से भी होता है कभी कभी, जैसे कि देखते हैं गलत चिन्ह लेबल में, जैसे कंपनी वाले क्या करते हैं, तेल है, पाउडर है, क्रीम है, इन सभी की पैकिंग में क्या है, निम्न स्तरीय वस्तुएं रखकर ग्रामीण उपभोक्ता का शोषण करते हैं। यह भी हमारा किस में आता है, गलत चिन्ह तथा लेबल का प्रयोग में आता है। और यह देखा जाए, यह है हमारा करों में हेरा फेरी। जी हाँ, यदि करों में हेरा फेरी होती है, जैसे कि कोई वस्तु आप लोग खरीद रहे हैं, उपभोक्ता से वसूल करते हैं, जैसे प्रत्यक्ष या कर उत्पादनकर्ता को देने पड़ते हैं। जैसे कर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक अप्रत्यक्ष कर होता है। यदि उपभोक्ता को के द्वारा लिए जाते हैं कोई वस्तु अप्रत्यक्ष में, तो उसके लिए उत्पादनकर्ता अपना लाभ नहीं कम करना चाहता है, अतः वह अपने हिस्से का प्रत्यक्ष कर भी उपभोक्ता से वसूल करता है। यही आर्थिक भार के उपभोक्ता में पर आता है, जिससे हम फिर से ठगे जाते हैं, उपभोक्ता ठगे जाते हैं। और हमारा है अशिष्ट व्यवहार। जी हाँ, अशिष्ट व्यवहार के कारण भी होता है, क्योंकि उपभोक्ता के असंगठित होने पर जब वस्तुओं की पूर्ति बाधित होती है, तब उपभोक्ता के सामने समस्या आती है। या उपभोक्ता के क्षेत्र में एक या दो दुकानें होती हैं, तो प्रतियोगिता के अभाव में वे दुकानदार का शोषण करते हैं और उपभोक्ता से नकद के स्थान पर उधार वस्तु क्रय करता है तथा अशिष्ट व्यवहार करता है। और हमारा नंबर 4 है बच्चों, मूल्य वृद्धि। जी हाँ बच्चों, मूल्य का वृद्धि। यदि वस्तुओं के मूल्य में बढ़ोतरी होने पर भी उपभोक्ता की आय का बड़ा भाग अनावश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति पर व्यय होता है, जिसके कारण क्या होता है, व्यय होता है, जिसके कारण पूर्ति हेतु क्या करते हैं, आवश्यकताओं की उधार लेते हैं, सूदखोरी के चक्कर में फंसकर अपना जीवन नरकीय बना लेते हैं। जैसे कि देखते हैं, देश की बढ़ती आबादी है हमारे देश की, और बेरोजगारी भी है। जी हाँ, मुद्रा प्रसार तथा आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन में मांग भी की तुलना में कम भी मांग है, और खाई बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि क्रेता है, विक्रेता के बीच दलालों की बढ़ती जनसंख्या के कारण भी वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। जमाखोरी की आदत के कारण भी वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। फैशन विज्ञापनों के प्रमुख प्रभाव के कारण भी हमारी वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। अगर मूल्य के बारे में सोचा जाए तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण मूल्य में बढ़ोतरी हो रही। देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में हमारे पेट्रोल और सरसों के तेल में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो जैसे कि सरकारी नीतियों के कारण, ये हमारे सरकारी नीतियों में आता है कि सरसों के तेल में बढ़ोतरी और पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी।
और जिसके कारण सरकार निर्यात को बढ़ावा देती है, आयात पर नियंत्रण रखती है, इसलिए उपभोग वस्तुओं की कमी होकर मूल्य बढ़ा देती है और उपभोक्ता का शोषण करती है। और हमारा नंबर 5 है प्रतिभू तथा प्राधिकार। प्रतिभू मीन्स क्या होता है बच्चों? गारंटी होता है। जैसे गारंटी किसे कहते हैं? गारंटी किसे कहते हैं? यदि हम कोई सामान खरीद रहे हैं वस्तु, तो निश्चित समय जितनी की उसकी गारंटी होगी उसी बीच में यदि उस सामान में कोई खराबी आ जाती है तो हम लोग उसको वापस करके दूसरा खरीदते हैं। और यदि वारंटी है, प्राधिकार है, वारंटी ये मोस्ट है बच्चों, वारंटी है तो वारंटी के अंतर्गत हम लोग यदि कुछ सामान बिगड़ जाता है तो उसको बनवाने के लिए हम जहाँ से लिए रहेंगे वहाँ पर बोलेंगे तो वो बनाएगा या फिर उसके बदले में दूसरा सामान देगा। और उसको तो हम गारंटी में तो हम लोग वापस कर देते हैं सामान, और इसमें तो हम वापस करेंगे लेकिन उसके उपरांत दूसरा सामान देगा वो। नंबर 6 है हमारा किस्तों में खरीदारी। जी हाँ बच्चों, उपभोक्ता इससे भी बहुत प्रभावित होता है और बहुत ठगा जाता है, क्योंकि देखते हैं कभी कभी ऐड दे देते हैं कि 999 का रुपए दें तथा स्कूटर ले जाएं। कोई जो व्यक्ति है, कोई देगा तुम्हें 999 में स्कूटर? क्योंकि स्कूटी है तो वो तो लुभावना है, विज्ञापन दे देते हैं लुभावना। जो उसके पीछे के बारे में सोचो कि उसका ब्याज कितना, किस्त कितनी पड़ेगी। और इसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जनता के लोग, ग्रामीण लोग जो अशिक्षित होते हैं, जिन्हें शिक्षा की कमी होती है, और वो अपने लिए समस्या का कारण बना लेते हैं। इसलिए आशा करती हूँ जिनने पूरा वीडियो देखा है उनको थैंक्स, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप सभी का दिन अच्छा हो। जय माता रानी।